सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के उज्जवल सुनहरे भविष्यों। स्वागत है आपका फिर से महानुभावों। आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ तक थियरी की बात है, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा सकता है इसी से, और इसी को 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करते वक्त डिस्कस करूंगा। अच्छा, इतनी सारी बात हो गई, लेकिन टॉपिक क्या हो तो बताओ। तो टॉपिक है हमारा, पढ़ लिया था टाइटल में, पढ़ के आए होगे ना। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बातें बंद करते हैं, आते हैं अपन मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, कि ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? सो नाम से पता चल जाता है इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। ठीक है, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो इट इज अ सरफेस ओवर विच potential at each point is same या equal, जो बोलो। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, मतलब एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखी है हमने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया एक सरफेस, अरे यार ऐसा कैसा बना देते हो यार, थोड़ा ढंग का बनाओ। तो ये एक मैंने सरफेस लिया, ये मान लो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ना मैं इसको हर बार ईपीएस लिखूंगा, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। तो मान लो इसके एक पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल वी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी बी है और यहाँ पर पोटेंशियल वी सी है। तो वी ए, वी बी और वी सी तीनों पोटेंशियल सेम है। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? आप इसको एक प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो। अगर आपको पूछा जाए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर आपको प्रॉपर्टी सारी याद नहीं आ रही है, कुछ कम पड़ रहा है, तो मारो, ठोक मारो इसको भी। ठीक है, हो सकता है सामने वाला आपको कुछ तो मार्क्स दे दे। बेहतर है कि लेकिन 4 प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसको लिखा जाए। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया तो ये भी एक प्रॉपर्टी लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी है, एक तो ये लिख सकते हो आप, लेकिन इसके अलावा की बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में आगे पीछे हो सकता है, मैं कुछ और करा रहा हूँ, वहाँ कुछ और मतलब सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्कशन हम सारे वही करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन टू मूव a charge between any 2 points of an equipotential surface is 0। मतलब आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर रहे हो, इसके आप 2 पॉइंट्स ले लो, ए और बी। अगर आप ए से बी तक किसी एक चार्ज को मूव करना चाहते हो, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, 0, ये होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? तो इसका अपन रीजन समझेंगे अब। ठीक है, रीजन, ये रीजन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको ना डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी देकर इसका रीजन पूछा सकता है कि वाई। ठीक है, और वाई के हिसाब से अगर आपको वैसे भी पूछा सकता है सब्जेक्टिव वाइज की भी, इसको लिख के समझाओ, या फिर आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं और आपको उसमें से चुनना होगा। क्लियर है? तो वो रीजन समझना जरूरी है कि ये बताया ना मैंने, 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी दी जाएगी और प्रॉपर्टी का रीजन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो ए से बी तक आपको किसी चार्ज को मूव करवाना है, किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए है। ठीक है, हर सबके लिए नहीं है ये। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पर आपको सॉरी एक चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करवाना है, ए से बी या बी से ए, जहां चाहो मूव करवाओ। इस केस में इस मूवमेंट के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क 0 होगा। मतलब आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा यहां से यहां या यहां से यहां किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो कि हमने
पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, पढ़ा था क्या? अच्छा, ऐसा कैसा? मतलब देखो, अगर आपको, ठीक है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो क्या होगा कि आपको ए से बी तक ले जाने के लिए किसको, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? अरे आपने इन्फिनिटी से लिया था, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिया था? इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़े एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जितना वर्क करना पड़े वही वर्क आपका पोटेंशियल कहलाता है ना? अच्छा, और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई और चार्ज है तो कैसे निकालते हैं अपन? जो वर्क किया है आपने उसी वर्क को क्यू से डिवाइड कर दो, उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, है ना? वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दो तो भी आपको मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? और या तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो तो ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, वही पूरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ना? ओके, तो हमने माना कि क्यू चार्ज को यहां से यहां तक मूव करना है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी डेल्टा वी कितना होगा हमारा? वर्क डन जो किया हमने ए से बी तक ले जाने के लिए, वो वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर है? अच्छा, अभी आपने क्या बोला, ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है। कैसा है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए और वी बी दोनों सेम होगा, दोनों सरफेस का दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा ना, इक्विपोटेंशियल है। उस हिसाब से आपका डेल्टा वी क्या होगा? जीरो होगा, है ना? डेल्टा वी आपका जीरो होगा, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, यानी जीरो इज इक्वल हो जाएगा वर्क ए बी अपॉन क्यू, है ना? ये आपका जीरो हो गया, तो इस हिसाब से आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा, है ना? ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्यू, तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट? जीरो। समझे? तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, वर्ड्स में भी लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरह से मैंने सिंपली आपको एक इक्वेशन वाइज समझा दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ए से बी तक मूव करना चाहते हो, उस केस में आपका वर्क डन कैसे मिलेगा? डेल्टा वी इज वर्क डन अपॉन चार्ज, बट डेल्टा वी इज जीरो, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है वो देख लेते हैं अपन। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर से वही ईपीएस, एट एवरी पॉइंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, समझते हो ना? मतलब ये हुआ कि मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करूं तो हर पॉइंट पर, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है सपोज, और आप जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के आपको परपेंडिकुलर ही बनानी है। ठीक है? ये एक स्फीयर का पार्ट है, सपोज एक स्फीयर ही ले लिया आपने, इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियस के डायरेक्शन में बनानी पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि रेडियस ही ऐसा है जो हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनेंगी। ये अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है? समझे? अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी डिस्कस करना पड़ेगा अपन को, तो इसका भी रीजन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर मान लो रीजन समझाना है अपने को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे हमेशा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मानते हैं कि अगर मान लो कि परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक है? परपेंडिकुलर तो है, ये बताने के लिए अपन ये ट्राई करके देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, है ना? तो मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन यहाँ पर ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया। ठीक है? अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ले ली जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं। नहीं निकाल सकता, है ना? मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल बना रही थी, कितना? थीटा। कितना एंगल बना रही थी? थीटा। तो इस तरह से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक होगा मेरा ई कॉस थीटा और एक होगा मेरा ई साइन थीटा। मेरा ई साइन थीटा जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा और ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस के अलॉन्ग बनेगा, यानी सरफेस के साथ पैरेलल बनेगा, है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर ही सकते हो ना आप। एक
कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर वाला, एक कंपोनेंट आपका पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग में आ रहा है ना, इसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग में आ रहा है, ठीक है। तो वही लिखोगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल, ऐसा समझ लो, इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन it will have a component along the surface, है ना। सरफेस के along एक कंपोनेंट मिलेगा हमको, जो कि हम e cos थीटा से दिखा रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स वर्क डन टू मूव अ चार्ज along the surface is not zero, है ना। is not zero मत देखो, will not be zero। समझे। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने बोला कि ऐसा एंगल बना रहा है तो दो कंपोनेंट बना और एक कंपोनेंट आपका अलोंग द सरफेस बन रहा है, और अगर एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, मतलब सरफेस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब अगर आप चार्ज यहां मूव करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां कंपोनेंट नहीं होता तो आप बोलते कि आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप चार्ज को बिना वर्क किए मूव नहीं कर सकते। समझे, क्लियर है क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है। अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो आपको अगर यहां पर चार्ज को मूव करना है तो आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क जीरो नहीं होगा, जैसा अभी इसके पहले वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया ना, कि सरफेस पर अगर कोई चार्ज मूव करवाना चाहते हो आप, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर कोई चार्ज मूव करवाना चाहते हो तो उस केस में वर्क डन जीरो होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ऐसा लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनते हैं, जो कि एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग बन रहा है, और अगर ऐसा है तो इस मूवमेंट के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो इसके पहले प्रॉपर्टी में बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो होगा मूव करने के लिए, और यहां पर आ रहा है कि वर्क डन जीरो नहीं होगा, यानी कि आपने ये जो एज्यूम किया है ये गलत एज्यूम किया है, ठीक है। तो वही लिखेंगे अपन, देयरफॉर, दिख रहा है ये, ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हाँ ये भी लिख दो, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से तकलीफ है तो विच इज ऑपोजिट टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस हिसाब से इक्विपोटेंशियल सरफेस के अपोजिट जा रहे हो आप, अगर आप इस तरह से कंसिडर करते हो। अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो कोई एंगल बनाती हुई, ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन को आप वायलेट कर रहे हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन ही है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन आपका जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ले रहे हो तो इसके इसमें वर्क डन मिल रहा है आपको, है ना, नॉन जीरो हो रहा है ना। तो ये चीज गलत समझ रहे हो आप, ठीक है। यानी कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑलवेज बी नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट तो सिंपल सा है, बहुत आसानी से दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड ऑलरेडी हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या है, थर्ड पॉइंट है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा क्या मतलब इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे, क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो एक सरफेस मान लो मैंने ऐसा ड्रॉ किया, साइड से देख रहे हैं हम सरफेस को, ठीक है, मतलब ये एक सरफेस ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ऐसा है और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ऐसे कंसीडर किया, मान लो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको अपन चेक करते हैं कि अगर इंटरसेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, राइट, क्लियर है। आपने बोला दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ठीक है। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका जो पूरा पोटेंशियल है सरफेस का वो मान लो 10 वोल्ट है, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो इसका पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। तो मैंने इन दोनों को ऐसा इंटरसेक्ट करके दिखाया है ना, ये इंटरसेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्यों, तो उसका रीजन डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। क्यों, अब मैं लिखूंगा ना, बहुत लोग ऐसे समझ जाएंगे, बिकॉज if it happens there will be two values of potential at the point of intersection which is impossible, right? समझ गए, बहुत लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे उनको बता दूं कि अगर आप ऐसा समझते हो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है ना, इस सरफेस पे भी आता है, इस सरफेस पे भी आता है। तो अगर मैं इस सरफेस का पॉइंट समझूं इसे, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट होता है, और अगर मैं इस पॉइंट को इस सरफेस का पार्ट समझूं तो यहां पर पोटेंशियल 12 वोल्ट होता है। तो ये एक ही पॉइंट पर 10 और 12 2 वोल्ट कैसे मिल सकते हैं भाई, समझे? तो एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज यूनिक, हर पॉइंट का अपना एक फिक्स पोटेंशियल होता है। एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल कभी नहीं मिलेंगे आपको। एक पॉइंट का 10 है तो 10 ही रहेगा, हाँ चेंज करके आप 12 कर सकते हो, लेकिन एक के साथ 10 और 12 दोनों रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझे? तो अगर आप इंटरसेक्शन करवा दो पॉइंट्स, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, तो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वहां पर तो दो वैल्यू मिल जाती है इक्विपोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल की, वैसा पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट करें, इसलिए हमने लिखा है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि देखो, इससे ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता सकते हो, ठीक है। इफ द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस describes the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करते हैं क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसे? क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस separated by large distance show weak electric field। मतलब ये कि जैसे कि मैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ वैसे नोटबुक जैसा, ठीक है, साइड से देख रहा है, नोटबुक रखी हुई है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब पास पास में है, ठीक है, ये सब के बीच में गैप जो है वो कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज़्यादा है, सरफेसेस के बीच का गैप जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। ये गैप क्या है, कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था। हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्राउडेड है, पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर बनी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो वैसा ही सरफेसेस के लिए भी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए भी है। ये सब ईपीएस हैं आपके, ठीक है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। तो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर वो पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और सरफेसेस अगर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है।
इसका रीजन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका रीजन मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक इक्वेशन है dv इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब अगर मैं इसका सिंपल केस लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं dv इज इक्वल्स टू ई डी आर, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए ले रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच का एंगल सेम ले रहे हैं अपन फॉर थीटा 0, ऐसा ले लो ना, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। इजी केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ई बार डॉट डी आर है तो उसको हम ई डी आर कॉस थीटा लिखते हैं, है ना, और थीटा हमने 0 ले लिया है, इसको हम ई डी आर लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये रिलेशन का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पुनीत तिवारी सर्च करके आप निकाल सकते हो, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है इसको, ठीक है। तो वहाँ भी आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल वैसे वो डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उसका भी एक डेरिवेशन हमारी बुक में है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है, तो उस वजह से भी वो वीडियो देखना है, वो तो है ही टॉपिक में हमारे, और वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। वैसे वो बिना देखे भी इसको हम समझा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आपको इसको ऐसे अनजान समझ के ही करना पड़ेगा, है ना। आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन ये क्या था, कैसे आया, ये नहीं समझ में आया होगा, तो ये वहाँ से समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे ये फिर भी समझ लेते हैं, अपने को जो काम है वो निकाल लेते हैं फिलहाल। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर है। अगर मैं थीटा 0 लूँ तो मैं इसको सिंपली ई डी आर लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो आपका गैप ज़्यादा है, क्या है, गैप ज़्यादा है, ठीक है, ये इक्वल है ना, dv किसके बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है ना। ये कैसे मिलेगा आपको, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी dr की वैल्यू ज्यादा है, dr समझ रहे हो, ये बीच में जो गैप है, ठीक है, इनको हम dr बोलेंगे, ये गैप्स जो हैं, ठीक है। गैप अगर ज्यादा है, ठीक है, dr अगर आपका ज्यादा है तो e आपका कम होना चाहिए ताकि dv के बराबर रखा जा सके। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर रखना है, ठीक है। मान लो मेरा ये dv की वैल्यू मान लो मेरा 10 है, कितना है, 10 वोल्ट है, ये कितना 10 है। अच्छा, अब e और dr दोनों का मिलाकर आपका 10 होना चाहिए, है ना। अच्छा, वो कहाँ मैंने मिटा दिया, इसको रहने दो, सिंपल जो लिखा था मैंने e dr। अच्छा, अब अगर dv को आपने ले लिया 10, ठीक है, तो आपका ई डी आर मिलाकर 10 होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए, यानी कि ई इंटू डी आर आपका कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर आपने डी आर को बढ़ा दिया, मान लो पहले डी आर 1 था, डी आर कितना था, अच्छा डी आर कितना था, अगर 1 था, क्या है यार ये, तो ई कितना होगा आपका 10 होगा, है ना, तो ही दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिला के 10 मिलेगा, है ना। डी वी 10 है, फिक्स है। डी वी क्या है, दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो सरफेसेस के बीच का, इसका अपना कुछ फिक्स पोटेंशियल है, इसका अपना कुछ फिक्स पोटेंशियल है, या फिर इसको समझो ज्यादा गैप है, इसका अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है मैं इसको डी आर बोल रहा हूं, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कैसे मिलेगा, ये डी आर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करूंगा तब, ठीक है। अच्छा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो फिक्स है आपकी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया आपने 10, और अगर आपका डी आर 1 है तो आपका ई कितना होगा 10, तो दोनों मिलाकर कितना 10 बनाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपका डी आर 2 है, डी आर अगर आपका 2 है, मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा है, ये जो गैप अगर ज्यादा है, तो आपका ई कितना हो जाएगा 5 होगा, ताकि दोनों का मिलाकर 10 बने। समझ में आ रहा है? लाना तो आपको 10 ही है ना, पोटेंशियल आपको बनाना है ना, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही बनेगा। तो अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये आपका कम होने लगता है, और अगर आप ये कम करोगे तो ये बढ़ेगा। समझ रहे हो? अगर ये 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका 5 हो रहा है, तो दोनों का मिलाकर बन रहा है 10, और अगर आपका ये 1 है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, मतलब ये कम किया आपने तो ये बढ़ा दिया, और अगर ये बढ़ा दिया तो ये कम कर दिया। समझे? तो डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, कम होता है। तो वही मैंने बताया कि अगर डिस्टेंस गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, वीक है। क्लियर है? और अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, तो दिस शोज इफ डी आर इज मोर, ई इज वीक। व्हाट इज डी आर? डी आर क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी इस तरह से समझ में आ गई। अब देखो जो तीसरी जो हमने एक प्रॉपर्टी और डिस्कस की थी, है ना, इसके पहले वाली,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, उसको भी हम इस प्रॉपर्टी की मदद से समझा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विवेलेंट सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो मैंने डिस्कस किया ना, वो भी हम इस इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में करवा देता हूँ। ठीक है, आपको ये 4 प्रॉपर्टी खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये इतना आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और इतना एक्सप्लेनेशन हर तरह सही है। और जो मैंने आपको इसके पहले समझाया ना, तीसरी वाली प्रॉपर्टी थी कि दूसरी वाली थी? दूसरी वाली थी, जिसमें मैंने आपको ये समझाया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, उसको हम इसकी मदद से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो ठीक है, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कामकाज करा रहा हूं। अगर आप टेक्स्ट बुक वाला भूल गए तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, टेक्स्ट बुक वाला एक्सप्लेन किया था, वो भी इजी था, पर इससे से भी समझ सकते हैं अपन। अच्छा, तो dv इज इक्वल टू कितना है आपका? माइनस ई डी आर, ई बार डॉट डी आर बार है ना, माइनस ई बार डॉट डी आर बार। अच्छा, मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको। ए बार डॉट बी बार को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं अपन। अच्छा, तो आपने क्या बोला, ये रिलेशन है अपना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर अपन मूव करें, किस पर? अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करें। ठीक है, इधर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं 2 अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा था, तो यहां से यहां मूव करवाया मैंने, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। लेकिन अगर मैं एक ही सरफेस की बात करूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। तो इस केस में आपका यहां से यहां के बीच में आपका dv कितना है? 0 है। तो dv आपका 0 हो गया, तो 0 इज व्हाट? माइनस ई डी आर कॉस थीटा, है ना। dv क्या 0 आ गया आपका, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, ये 0 हो गया, तो ई डी आर कॉस थीटा 0 हो गया। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं, और ना आपका यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। इस बार आपका dr क्या है पता है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका dr है इस बार। ठीक है, जो यहां से आप मूवमेंट कर रहे हो ना, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो आपका dr है इस बार। पिछले इस वाले एक्सप्लेन में, इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें 2 सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस था। इस बार इसी सरफेस के, एक ही सरफेस के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस dr ले रहा हूं मैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं अपन। तो इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस लेंगे ना अपन, तो ये डिस्टेंस ले रहे हैं अपन dr। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है क्या? यहां से आके बीच का गैप नहीं, 0 नहीं है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो भी 0 नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों 0 नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या 0 होगा? क्या 0 होगा? कॉस थीटा 0 होगा। E is not 0, dr is also not 0, therefore cos theta is 0। तो cos theta 0 कब होता है? This implies theta is what? π/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो π/2 होगा तो 3π/2 होगा, दोनों केसेस चल सकता है, अपन सिंपल π/2 लेते हैं। ठीक है, तो cos थीटा आपका 0 आ रहा है, मतलब थीटा आपका π/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिस्प्लेसमेंट है dr, ठीक है, EDR ही है ना, यहाँ पर EDR के बीच का ही एंगल होता है ना थीटा। EDR cos थीटा जो आपने लिखा है, इसमें जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है? E और DR के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये रहा dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है ना। तो E भी नॉन जीरो है, dr भी नॉन जीरो है, तो आपका cos थीटा 0 हो जाता है। और cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा आपका कितना? 90 है, और वो थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल। तो ये dr और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, सी यू सून।